welcome to Dr. Dad Talk Show. I'm your host Indubala, and today I would like to introduce Dr. Vibhu Quatra, pediatrician. Welcome to our show, sir. Right, thank you. Sir, please tell me about yourself. So I'm a pediatrician, pulmonologist and an allergy specialist. And I do my own practice in Malvinagar. Okay. I have my own setup, so that is what I do. And I've been associated with various hospitals also. The various corporate hospitals, like I was with Max earlier and now I'm with Rainbow also. So I'm in different hospitals. Okay. Sir, you said that you are a pulmonologist. Pulmonologist also, so that's basically a chest physician. Okay. And Yes. an allergy specialist. So I'm a double postgraduate, to be Okay. precise. Wow. So it's like mostly people do post graduation and then they go for super specialization. I went for my post graduation in pulmonology. Then I went for my post graduation in pediatrics. Okay. Then I went for my fellowship in Australia, where I've done in allergy and immunology. Oh my God, you have so many degrees now. That's why I'm asking you because कई बार क्या होता है ना पेरेंट्स को ये टर्म मेडिकल टर्म नहीं पता समझ में नहीं आती है तो that's why I'm asking you कि पेरेंट्स भी satisfied हो जाएंगे कि हमने किन स्पेशल डॉक्टर को इनवाइट किया है. Thank you. It's our pleasure, sir. Thank you. Okay. With the rise in air pollution, what do you think will be the long-term consequences in children's health, and what can we do at home to help this out? So first thing is about the air pollution and its consequences on children. पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो बच्चे की lungs हैं वो बहुत ही immature होती हैं and they are like as the age is going to progress तो वो development होती है. Okay. Now what you are doing is you are actually making children smoke. Pollution is smoking. And आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं कि सिगरेट के अंदर हम किसी बड़े आदमी के लिए बात करते हैं कि जी इतने पैक ईयर्स कितने पैकेट्स उसने रोज पिए इतने ईयर्स पिए लिटरली बच्चों के साथ तो ये हो रहा है कि बेचारे जहाँ से पैदा हो रहे हैं वहीं से ही वो स्मोक कर रहे हैं सो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि लोअरिंग ऑफ द इंटेलिजेंस देन अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्पिरेटरी इश्यूज आप देख रहे होंगे कि आजकल बच्चों को जुकाम खांसी वगैरह ज्यादा होता है तीसरी चीज क्या है कि आप पहले हम बात करते थे प्योर एस्थमा की बट अब क्या है कि आई सी चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स सो अब जो मैं एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है सांस के लिए लंग फंक्शन जिसको बोलते हैं उस टेस्ट को करते हैं तो अब जो पिक्चर है वो इंस्टेड ऑफ अ टिपिकल एस्थमा वो एक सीओपीडी यानी कि एक स्मोकर वाली पिक्चर्स आने शुरू हो गई हैं सो आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद वन ऑफ यूएन प्रोजेक्ट फॉर दिस एयर पॉल्यूशन इन चिल्ड्रन इफेक्ट ऑन दैट सो उसमें भी यही चीज जो है वो बार बार डिस्कस हो रही है कि बच्चों के अंदर ही एक तरीके से सीओपीडी टाइप पिक्चर्स आने लग गई हैं तो वो एक कॉन्सिक्वेंसेस है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली अब जैसे अब हम बोलते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग की क्या क्या चीजें हैं तो उसके अंदर राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम यू विल बी लूजिंग योर हेयर ठीक है फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लंग्स इफेक्ट होती हैं आपकी हार्ट इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन वगैरह भी हो रही है सो इट्स लाइक every point of your body gets affected by smoking and the same thing is going to happen with the children as the air pollution is increasing so literally आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे हम बोलते हैं ना कि दिल्ली में आप रह रहे हो तो रोज की 10 सिगरेट तो आपको पीनी है oh my God so और एक चीज आप ये सोचिए कि अगर आपकी एक एडल्ट लंग है तो उसके अंदर इफेक्ट ऑब्वियसली वो अगर पैसिव स्मोकर है जैसे मेरे जैसा आदमी अभी पैसिव स्मोकर है आई डोंट स्मोक सो मेरे पे शायद इफेक्ट कहीं कम होगा एज कंपेयर टू माय चिल्ड्रन हु आर इन द ग्रोइंग एज राइट ठीक है एंड अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीस चिल्ड्रन टेंड टू प्ले आउटसाइड अब चाहे आजकल बच्चे वैसे कम खेलते हैं बाहर लेकिन आप देखिए कि स्कूल्स में तो फिर भी खेल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपका जो एक्सपोजर है एयर एक्सपोजर वो तो बहुत ज्यादा हो रहा है अब रही बात हम कैसे कम कर सकते हैं तो आई थिंक इट्स अ थिंग व्हिच नॉट ओनली गवर्नमेंट बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड and what has happened is people are like एक घर है जिसमें 4 मंजिल है उस 4 मंजिल के अंदर जो है वो 16 गाड़ियां हैं ठीक है सो आप खुद सोच लीजिए कि 4 मंजिल में 16 गाड़ियां हैं तो what is going to happen so where I stay in the same place for last about 45 years now and पहले हम वहां पर सड़क पे एक जमाने में हम लोग पिट्ठू खेलते थे और हम फुटबॉल भी खेल लेते थे उन जब गलियों में आज की डेट के अंदर वहां चलने के लिए प्रॉब्लम है आपको गाड़ियां खड़ी आप कुछ नहीं कर सकते सो व्हाट इज हैपनिंग इज कंक्रीटाइजेशन ठीक है जब आपका वर्टिकल
डेवलपमेंट होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगी. सो कहीं ना कहीं हमारे को देखना है wherever possible don't use your car, wherever and use of again air purifiers वगैरह है बट वो आप घर के अंदर रख सकते हैं. पर बच्चों को आप कब तक कन्फाइन करेंगे? सो आई थिंक इट्स मोर टू डू एंड प्रॉब्ली अनदर थिंग इज ऑब्वियसली योर डाइट. सो डाइट का तो सत्यानाश है आजकल बच्चों का. अभी लास्ट पेशेंट व्हिच यू नो जस्ट बिफोर दिस इंटरव्यू एक बच्चा आया तो उसका बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि उसने एक डॉक्टर को छोड़कर मेरे पास आया है पेरेंट कि डॉक्टर साहब उन्होंने तो सब बंद करवा दिया. अच्छा. मेरा बच्चा खाएगा क्या? मैं सब कुछ खा सकता है घर का, बस ये सब कुरकुरे चिप्स मैगी मोमोज यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ यू नो जंक फूड. तो डॉक्टर साहब वही तो प्रॉब्लम है. तो खाएगा क्या? अगेन द क्वेश्चन कम्स खाएगा क्या? So problem is also with us. You know, we are not insisting on fruits. We are not insisting on a balanced diet. We are not insisting on green vegetables. We also want कि चलिए बच्चा बैठा हुआ है चलो उसको कुछ भी जंक पकड़ा दो. बस So it's so easy. So I think we are becoming more of a Swiggy Zomato generation, and maybe you know our parents were not like that, so probably we didn't suffer till 40s, but our children may suffer in 20s. That's right, sir. That's so I think सुधरना हमको पड़ेगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Okay, move to next one. There's a lot of mask wearing happening post pandemic. What is your take on that, especially for school going children? Coming to the mask, see, mask is a very good habit. Yes. पहली चीज तो ये कि मास्क बहुत ही अच्छी हैबिट है. एंड अगर हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे जापान, वहाँ रेगुलरली लोग हर बंदा मास्क पहनता है. आप जापानीज इंडिया में भी देखिए वो मास्क पहनते हैं. सो कहीं ना कहीं हमारा जो मास्क है वो आपको पॉल्यूशन के साथ साथ जो इन्फेक्शन है उससे बचाता है. मान लीजिए मुझे इन्फेक्शन होगी तो आपको हो सकती है. सो जो एरोसोल इन्फेक्शन है उससे काफी प्रोटेक्शन है. नॉट ओनली फ्रॉम कोविड, आई मीन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो आजकल इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह सब चल रहा है उससे भी काफी प्रोटेक्शन है. बट द प्रॉब्लम इज हमारी मास्क सेंस बड़ी खराब है. ठीक है, व्हेन आई से मास्क सेंस इट मींस कि आप अगर देखिए कोविड के टाइम पे भी लोग जो है वो 6 महीने वही मास्क पहने थे. हाँ एग्जैक्टली सर. सो आप देखिए कि एक मास्क है, आप उसको आप मास्क को उतारिए ऐसे कि उसको टच नहीं करना, खोलिए और यू हैव टू जस्ट डिस्कार्ड इट. बट व्हाट हैपेंस, वही मास्क लगाया वही रखा हुआ है, उसी से मुंह पहुंच रहे हैं, उसी से कर रहे हैं. सो आई थिंक it becomes more of a source of infection rather than you know a protective thing. So mask, I'm obviously for it and I say yes you should wear mask, but उसका जो sense है वो हमको सिखाना पड़ेगा. Now coming to school going children, see school going children में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, especially the younger ones, because we need to understand कि जो छोटे बच्चे हैं वो मास्क संभालेंगे या क्या करेंगे. तो शायद मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि पहले जो पेरेंट्स हैं वो सुधरे बिल्कुल और वो उसको एक रूटीन में लाए. आप घर पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की आप बात करेंगे, आप स्कूल में मत करिए. आप जब अपने बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं आप मास्क लगाइए बिल्कुल एंड देन कम बैक एंड डिस्कार्ड दैट. सो अगर आप वो बेसिक चीजों के ऊपर हम स्टिक करेंगे, हम उसको एक अपनी दिनचर्या में अपनी एक लाइफ के अंदर इफ वी यू नो इनकल्केट दोस वैल्यूज दोस काइंड ऑफ हैबिट्स, प्रोबब्ली 10 years down the line हमको वो रूटीन लगेगा. बिल्कुल सर. बट जो मैं देख रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत कोविड देखा and I remember the people's attitude in 2020, 2021 and then there was a sudden change in 2022. Yes. मतलब अब लोगों को बोला है कोविड हो सकता है तो हो जाए, क्या हो जाए. हाँ, मतलब people who were literally अपनी जिंदगी के लिए कर रहे थे कि यार बस बच जाएं, अब वो कहते हैं जो होगा देखा जाए. मतलब you know so what happens जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना तो हम उस समय पे तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई. जो सुख में सुमिरन करे दुख का है कोई. So that is something which we need to inculcate and I think we should you know look forward and parents are the ones who have to do it. Yes sir, बिल्कुल. और पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे फॉलो करते हैं. बिल्कुल. That's true. Okay. There is rampant use of antibiotics, especially for flu. What is your advice on this thing? I think in a country like ours, I would say that the government should completely ban antibiotic usage without a valid prescription given by a doctor, and every antibiotic should be sold against that doctor's prescription. Copy should be kept by the chemist. So that ये नहीं है कि यार डॉक्टर विभू गवात्रा ने लिखी थी मैंने वो बेची, लिखी कहाँ है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो जहाँ पे बेची. Because what has happened is over the period of time
स्पेशली कोविड के बाद मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, डॉक्टर साहब इसको ना जुकाम था, थोड़ी सी खांसी थी, तो मैंने ना इसको ना एजिथ्रोमाइसिन इन वेरियस नेम्स लेकर, एजिथ्रोमाइसिन इज अ टिपिकल वन, वो तो मैंने दे दी इसको। मैंने कहा दे दी क्यों? आपने एजिथ्रोमाइसिन दे दी, आपने कफ सिरप वगैरह नहीं दिया, एजिथ्रोमाइसिन दे दी, अब 3 दिन दे चुका, बच्चा सेटल नहीं हुआ। मैंने कहा आपको देने की जरूरत ही नहीं थी। द चाइल्ड इज जस्ट सफरिंग फ्रॉम अ नॉर्मल सीजनल फ्लू। देखिए वायरस पे एंटीबायोटिक मींस, एंटीबायोटिक मींस जो आपका बैक्टीरिया है उसको मारने की दवाई। आपको वो बैक्टीरिया है ही नहीं, वो एक वायरस है। बिल्कुल। तो वायरस बैक्टीरिया से कैसे मरेगा, एंटीबायोटिक से कैसे मरेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक इट्स पीपल हैव बिकम, कि वो ओटीसी की तरह अपने जाते हैं, कोई भी उठाकर दवाई खा लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक बहुत सिंपल चीज एनालॉजी देता हूँ। आपके सामने मधुमक्खी बैठी हुई है, उसको आप मत छेड़िए, चुपचाप अगर यहाँ पर बैठी हुई ना, आप मत छेड़िए, कुछ नहीं होगा। आप उसको आधा छेड़कर छोड़ दीजिए, then you see what happens. Yes. Now this is what happens with the misuse of antibiotics. Okay. What you are doing is कि आपके अंदर अगर मान लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी थोड़ी बहुत, एंड आपने उसको एडिक्वेट डोसेज और एडिक्वेट टाइम पीरियड के लिए एंड द राइट एंटीबायोटिक नहीं दिया, तो होगा क्या कि वो कीटाणु जो है वो डेवलप कर लेता है रेजिस्टेंस। Okay. And remember one thing, you are not the only one who will be suffering. Your entire community will suffer because of your foolishness. अब आपके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्टेंट हो गया, काफी हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। अब आप जहां जहां जाएंगे आप उसी को स्प्रेड करेंगे, तो जिसके माँ बाप बेचारे ठीक भी कर रहे थे उसको भी इन्फेक्शन हुआ ही, वही जो रेजिस्टेंट है। एंड इन माई प्रैक्टिस व्हाट आई हैव सीन इज, स्पेशली विद द यूरिन इन्फेक्शंस, इतना रेजिस्टेंस कभी बच्चों में नहीं आया था जितना अब आना शुरू हुआ है। Okay. ठीक है, जब हम यूरिन तो कल्चर करवाते हैं, जब कल्चर करा के देखते हो तो उसके अंदर इन्फेक्शंस आ रही। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम फ्लू टू दिस पॉइंट कि आपने फ्लू के लिए इतना एंटीबायोटिक उसको दिया है कि वो यूरिन इन्फेक्शन जो थोड़ी बहुत थी उसमें इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है कि अब आप उसको सफर कर रहे हो। सो आई थिंक वी आर गोइंग इनटू अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। एंड जो ये सुपर बग्स की सब बातें हो रही हैं वर्ल्ड अराउंड, India will be the one who will suffer the most. Just remember one thing, we have not developed any new antibiotic in a lot of years. तो कुछ नया नहीं है हमारे पास, वही उन्हीं पुरानों के साथ खेलना है। अब उसको खराब कर देंगे तो फिर eventually what will happen? People will die of diseases because of no antibiotic is working on them. तो that is wrong. उसका असर ही खत्म हो जाएगा। असर खत्म हो जाएगा because वो कीटाणु जो है वो it's like कि आप उस पे एंटीबायोटिक डालते हैं, वो बढ़ेगा ही, वो कहेगा ठीक है इट्स ओके, और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। फ्लू मींस आपका कॉमन फ्लू है। देखिए आप यूएस में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप किसी भी डेवलप्ड नेशन में जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक नहीं देते, एंड यू वोंट बिलीव दैट मोस्ट ऑफ दीस कंट्रीज दे हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। वहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। और आप छोड़िए, आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे ना तो भी आपका बच्चा 5 दिन में ठीक होगा, और आप देंगे तो भी 5 दिन में ठीक होगा। सो जो वायरल साइकिल है वो तो अपना टाइम पीरियड है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पता है एग्जैक्टली क्या होता है सर कि पेरेंट्स मतलब मानते ही हैं कि अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है तो ही बच्चा हमारा ठीक होगा, अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन का रीजन है। मान लीजिए कि आप मेरे पास फ्लू के साथ आते हैं, मैंने आपका थ्रोट चेक किया, देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट, देन आई गिव यू एन एंटीबायोटिक, बट आई गिव यू एन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। इट्स नॉट अबाउट कि जैसे मेरे पास एक पेशेंट, आज सुबह का ही बताता हूँ एक एग्जांपल, वो आके मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा छाती के लिए कोई एंटीबायोटिक बता दीजिए। मतलब मैंने कहा क्यों? कि कभी खांसी हो जाती तो क्या खाना है? अच्छा यार, you think it's a children की गोली? So this is what is happening. I think we are taking the things too lightly, but when taken too lightly, the things can get actually heavy. Yes sir, और आपके थ्रू मुझे लग रहा है कि सभी ऑडियंस को, इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद समटाइम ले लेती हूँ एंटीबायोटिक्स जब मुझे लाइक फ्लू वगैरह होता है, तो ऐसा लगता है कि कहते हैं ना हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं कि भाई चलो भी टाइम नहीं है, आप ये खा लो। एंटीबायोटिक की जरूरत है इज अ डिफरेंट थिंग, बट किस एंटीबायोटिक की किस पॉइंट पे किस कंडीशन में बिल्कुल सर, जरूरत है, दैट हैज टू बी असेस्ड। अल्टीमेटली यार
अगर आपने खुद ही खानी है तो वो तो फिर जाइए ऑनलाइन कुछ भी खाते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई रियली एक्सेप्टेड दिस कि हाँ मुझसे भी ये गलती होती है और ऑडियंस आपसे भी होती होगी, तो प्लीज आप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लाइक विदाउट एनी एडवाइस तो आप ऐसे मत करिए, डॉक्टर का एडवाइस लीजिए। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड द एडवाइस। Probably a lot of community things ना, हमारे तेरे बच्चे को ये हो रहा है ये दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। आधे डॉक्टर तो हम खुद ही है हम लोग खुद ही बोल देते हैं। अच्छा वो टिप्स में याद होती है ना कि मेडिसिन। No, you should know के remember one thing, medicines are all poisons। बिल्कुल सर, दवाई सारी पॉइजन है। वो पॉइजन को आप एक लोअर डोजिंग पे एक अप्रोप्रिएट डोजिंग पे यूज कर रहे हैं टू किल द ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर इट इज किलिंग। तो वो है तो वो पॉइजन ही ना। तो आप अपने बच्चे को पॉइजन दे रहे हो बिना उसके कि चलता है कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रियली वेरी informative experience with you. Anyway, there is a rise in obesity in children. Do you see the associated rise in sleep disorder associated with this, like sleep apnea, etc.? What can be done regarding that? Coming to the obesity, I think I already spoke about a part of it in the earlier phase where I said कि जो आप खिला रहे हो उसी के बेसिस पे सब हो रहा है। So the kind of food and the kind of habits we are developing, that is the main reason for obesity. Another point is, as I mentioned, कि धीरे धीरे क्या है कि जो outdoor games है वो बच्चों की बंद हो रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चा घर पे ही बैठता है, खाता पीता है और वो वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशन और ये सारी चीजें उस पर लगा रहता है। Now one thing you need to understand कि आपका बच्चा पहले सारा दिन भागता था, खेलता था और वो आराम से सोता था। अब क्या है वो सिर्फ खा रहा है, पी रहा है एंड ही इज डूइंग नथिंग। सो ऑब्वियसली वो चीजें जो हैं, और फिर अनदर थिंग इज अबाउट द काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग। अब बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खाएंगे रात को, नींद कहाँ से आएगी? ठीक है। एंड ऑब्वियसली ओबेसिटी लीड्स टू स्नोरिंग्स एंड यू हैव द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज। ठीक है, तो वो सब ओबेसिटीज के साथ आपकी जो स्लीप एपनियाज है वो सब चीजें आगे आएंगी। उसमें मतलब बच्चे खराटा बहुत मारता है, जग जाता है, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, उसको प्रॉब्लम होती है, हाफने लगता है, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद ओबेसिटी। सो आई थिंक ओबेसिटी इज आई थिंक अ वेरी सेपरेट टॉपिक और वो काफी बड़ा टॉपिक अपने में ही है क्योंकि उसकी ओबेसिटी हैज इफेक्ट्स ऑन कार्डियक एक्टिविटीज, हार्मोनल एक्टिविटीज, एवरीथिंग। सो आई थिंक हमारे को उसके लिए एक चीज है कि देखिए अगेन आई सेड बच्चे से पहले माँ बाप को सुधारना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, इज स्नोरिंग इन चिल्ड्रन नॉर्मल? इन व्हाट कंडीशंस व्हाट शुड बी वरीड अबाउट द सेम? सो आई थिंक स्नोरिंग का जहाँ तक सवाल है तो बहुत फ्रीक्वेंटली एक चीज होती है नेजल ब्लॉकेज व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन द यंगर चिल्ड्रन। तो उसके अंदर बच्चा खराटे लेता ही है और कुछ आपने देखा होगा कि बच्चा जब बहुत ज्यादा इवन पतला बच्चा जब खेल कूद कर आता है बहुत ज्यादा हैवी तो वो एक डीप स्लीप में चला जाता है। तो once a while is fine, but if the child is snoring constantly and सुबह उठता है वो बच्चा फ्रेश नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो रही है, उसको रीडिंग में, राइटिंग में या मेमोरी में इश्यूज आ रहे हैं, that is the point when you should consult your doctor because that means that he is having an obstructive sleep apnea and वहाँ पर आपके इश्यूज हो सकते हैं। then in that case you have to go for sleep studies and all। दिल्ली में there are very few centers जो अभी pediatrics पे कर रहे हैं, साउथ वगैरह में भी हैं। I have friends who are doing, so वो एक different topic है। but होता पता है क्या है कि problem is I think sleep and sleep studies वाला जो सारी चीज है ना, it is the in thing, but maybe it will take 10 to 15 years for people to accept कि ये भी एक problem है। हाँ वही exactly, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब जैसे होता है ना खराटे, honestly बताऊँ आप Indian mindset, Indian scenario में if you compare it with the West, because see I've stayed in West also, so what you see is आपको बार बार खराटे आते हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर इनको मेरे हस्बैंड को बहुत खराटे आते हैं, you know आपको वो सारी इन्वेस्टिगेशंस कराकर जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंडिया में खराटे आते हुए तो बहुत खराटे लेते हैं, इट्स नॉर्मल थिंग, you know the way antibiotic is normal in this country, तो एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो वो चीज है। So I think it will take a lot of time, but I personally feel कि अगर आपको लगता है आपके बच्चे की स्टडीज हिंडर हो रही हैं, उसके टेंशन में फर्क आ रहा है, you should consult a doctor. Okay, right sir. Flu vaccine. Do you think every child should take it, or is it useful in certain situations only?
doesn't it protect from cold and cough? Okay, so the word flu vaccine is a wrong word per se. Okay. ठीक है ना, इसको हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है. एंड यू हैव द इन्फ्लुएंजा के जैसे होता है कि एवरी ईयर अ न्यू वैक्सीन कम्स. समटाइम्स इट्स ट्वाइस इन ईयर आल्सो अ न्यू वन कम्स. एंड इंडिया में तो खैर दो रहते ही हैं बिकॉज एक साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर का स्ट्रेन दोनों इंडिया में एप्लीकेबल रहते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट वेदर यू शुड गेट इट और नॉट, आई थिंक एवरीबॉडी शुड गेट इट. Personally, I think everybody should get it because what I've seen is, अब रही बात देखिए, when you say to do the recommendations कि भाई किसके अंदर recommended है तो वो इंडियन recommendations के हिसाब से इस एज ग्रुप के अंदर है. बच्चों को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो आप लगाओगे, तो वो सब चीजें अलग होती हैं. बट when it comes to this thing कि is there any harm of giving a flu vaccine? Absolutely no. You must give it. And what I've seen is अगर आप रेगुलरली, अब जैसे मैं अपने बच्चों का देखूं और कई सारे मेरे पास जो पीडियाट्रिक एज हुए, आई रिकमेंड एवरी चाइल्ड अ फ्लू वैक्सीन. एंड व्हाट आई हैव सीन कि अगर वो बच्चा बीमार होना है साल में, मान लीजिए कोई बच्चा 4 बार बीमार होता है तो वो शायद 2 ही बार बीमार होगा. Okay. नाउ कमिंग टू कि इज इट अगेंस्ट द फ्लू एंड का मतलब कि कोल्ड एंड कफ, नॉट एग्जैक्टली. बट व्हाट यू सी इज वो अगेंस्ट वो 4 वेरिएंट्स जो आपको कवर कर रही हैं इंक्लूडिंग द स्वाइन फ्लू पार्ट, उसके अगेंस्ट तो है. बट कहीं ना कहीं शायद, देखिए अगेन इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि फ्लू वैक्सीन लगा होता है तो आपकी ओवरऑल प्रोटेक्शन अच्छी रहती है. ठीक है, अब जैसे ये वाला जो जैन फेब मार्च का सीजन था, इसके अंदर काफी बच्चे बीमार हुए, तो जिनके फ्लू वैक्सीन लगे हुए थे वो काफी कम बीमार हुए, उनमें से बहुत सारे तो बीमार ही नहीं हुए. सो कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोटेक्शन, क्रॉस रिएक्टोजेनिसिटी होगी, क्योंकि वायरसेस ही तो हैं, सब एक ही दूसरे के खानदान से और आसपास से रिलेटेड ही होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो रहता है. तो आई पर्सनली रिकमेंडेड टू एवरी चाइल्ड. अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट? फ्लू का साइड इफेक्ट सिर्फ ये होता है कि देखिए, जब फ्लू वैक्सीन लगता है तो कुछ लोगों को लोकल स्वेलिंग होती है, थोड़े से फ्लू लाइक इलनेस हो सकती है फॉर अबाउट 24 आवर्स, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वैक्सीन. सो आप अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का मतलब है कि आप एक लो डोज बीमारी उस पेशेंट को दे रहे हैं, तो वो थोड़ी बहुत माइल्ड हो सकती है. इट्स अ नेचुरल थिंग. सो देखिए, कोविड का भी लोगों ने वैक्सीन लगवाया, किसी को थोड़ा फीवर ज्यादा हुआ, किसी को कम हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ. बट मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज विद द न्यूअर वैक्सीन्स व्हिच आर देयर, this probably last 1.5 years I have not seen any adverse treatment in any of the children. Okay, sir. There are a lot of home remedies that people try, especially for cold and cough. As a specialist, do you also recommend some? Home remedies में आप अगर antibiotics कहोगे तो नहीं. ठीक है, but when it comes to home remedies, I would say that I am a ardent supporter of normal water steam. Okay. ठीक है, सबसे अच्छी चीज जो है वो गर्म पानी की भाप है. Okay. उसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, कोई दवाई, खुशबू, ये वो कुछ नहीं डालना है. Just give a normal water steam. Believe me, most of your patients of cough and cold, I would say out of 180 don't require any medicine. सिर्फ आप steam दे दो, वही पेशेंट ठीक होगा. Really? दिन में 3 से 4 बार आप दे दीजिए, पेशेंट ठीक होगा. Gargles is another thing. Okay. ठीक है, बच्चा है अगर गागल्स नहीं कर सकता, गर्म पानी पिलाइए, स्टीम दीजिए, गर्म पानी पिलाइए, इट वर्क्स वंडर्स. हनी पर से मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट यस पीपल डू यूज इट. फिर लोग वो काढ़ा भी बनाते हैं कुछ कुछ. आई थिंक देयर आर ऑल सपोर्टिव स्टफ एंड आई एम नॉट एंटी इट एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द स्टफ मेड एट होम. That is very important. आप मान लीजिए कि वो आप दालचीनी और उस सब का आप करके कूट के कुछ बना रहे हो, but people come to me with various things. Honestly, मैं घर पे खुद अपना नहीं यूज करता, but definitely people come to me. I tell them कि आपको पता है ये सब चीजें प्योर है, आप खुद कर रहे हो, you can go ahead. It will not harm you. Okay. और बेनिफिट देखिए, अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, गर्म पानी पीजिए, आप उसको फ्लेवर करके पी रहे हो, ठीक है? बिल्कुल सर. अल्टीमेटली आप भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं, पर आप उसको थोड़ा फ्लेवर कर रहे हो, एंड इट गिव्स यू काइंड ऑफ अ मेंटल सैटिस्फैक्शन आल्सो कि यार मैंने काढ़ा पिलाया. बिल्कुल. मैं कहूंगा पानी से ठीक हो गया, तो आपको भी एक कहीं ना कहीं रहता है कि यार पानी से कैसे ठीक होगा, तो काढ़े से आप ठीक हो सकते हो. वो माइंडसेट है. माइंडसेट, तो वो चीज है. That's true. Okay. How do you diagnose asthma in children? What red flag signs parents should be worried about? See, now asthma in children is a difficult diagnosis in that sense कि देखिए it's mostly based on your history. Okay. कि अगर frequent episodes हो रहे हैं,
किसी पर्टिकुलर साइकिल रिलेटेड हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रिगर्स है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उस सब के बेसिस पे आप अस्थमा को एक तरीके से डायग्नोस करते हैं। जस्ट रिमेंबर कि आपके बहुत सारे बच्चे हैं वो पीएफटी भी नहीं कर पाएंगे और शायद पीएफटी ढंग से भी नहीं कर पाएंगे, तो हम पीएफटी के बेसिस पे अगर हम कहें कि हम लेबोरेटरी या इन्वेस्टिगेटिव वे में कर सकते हैं तो दैट विल नॉट हैपन। द मेन थिंग इज व्हेन आई से अस्थमा है, पहली चीज को ना एक्सेप्ट कीजिए। मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ क्या होती है, डॉक्टर साहब नहीं मेरे बच्चे को ना एलर्जी है, जिसमें एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि एलर्जी। मैं कहता हूँ अच्छी एलर्जी अगर छाती की है तो उसको अस्थमा ही बोलते हैं। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब वो तो ब्रोंकाइटिस होता है। मैं चलिए आप खुश हो जाइए। सो यू हैव डिफरेंट नेम्स, इट इज ओनली अबाउट सैटिस्फाइंग। सो आई थिंक मेरा मेन पॉइंट ये है, अगर आपको किसी डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि ये अस्थमा है, ठीक है, every asthma doesn't require a very high dose of inhalers or anything. It may be, depending on the condition, उसके हिसाब से मैनेज होगा। एक चीज याद रखिए, आप डायग्नोसिस होने पर ट्रीटमेंट करवा कर उतना नुकसान नहीं कर रहे हो जितना आप ट्रीटमेंट ना करवा के कर रहे हो। ओके। एंड childhood asthma I think is an excellent thing in that sense that most of these children if treated on time और वक्त पे आपने उनका एक्शंस लिए तो जैसे जैसे वक्त बीतता है पेशेंट सेटल हो जाता है और हो सकता है उसको लाइफ में आगे काफी टाइम तक किसी मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े। ओके। सो दिस इज समथिंग के अस्थमा वाला जो पार्ट है वो चीज आ गया। एक आपका सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? ये था सर, व्हाट रेड फ्लैग साइंस पेरेंट्स यस रेड फ्लैग साइंस, यस यू शुड बी वरीड अबाउट। सो अगर आपकी बच्चे की छाती में सीटियां बज रही हैं, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ के आपके जो मसल्स हैं खींच खींच के बच्चा सांस ले रहा है, ठीक है, और या बच्चा खांसता ही जा रहा है, बिकॉज़ देयर आर टाइम्स व्हेन छाती में आवाजें नहीं आती जैसे बड़े लोगों में आती है, तो सिर्फ खांसी आती है, कॉन्स्टेंटली कॉफ हुए जा रहा है, ठीक है, उल्टियों पे उल्टियां मार रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। देखिए अल्टीमेटली आपको पहली चीज देखनी है, अगर आपके या फिर आप एक और चीज है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं वो डॉक्टर चेंज करते जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स पे जाते हैं, एंड वहाँ क्या होता है कि एक डॉक्टर ने मान लीजिए आज मैंने देखा और मैंने कहा कि यार पेशेंट को ठीक है चेस्ट इन्फेक्शन है, कंजेशन है, सो एवरी कंजेशन इज नॉट अस्थमा, राइट। सो मेरे को लगा बट मैंने उसको एक तरीके से रडार पे डाल दिया कि भाई ये हो सकता है, नेक्स्ट मंथ वो मेरे पास नहीं आया, नेक्स्ट 15-20 डेज का किसी और के पास उन्होंने भी कहा हाँ लग रहा है बट ठीक है देखते हैं। ऐसे करते फिर मेरे पास 6 महीने का लगा, 6 महीने में एक बार हो रही तो क्या प्रॉब्लम है यार, आई डोंट थिंक इट इज एन इशू, तो चल जाएगा। तो आप क्या है अल्टीमेटली आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल सर। सो इफ यू हैव अ प्रॉपर हिस्ट्री, यार हर 10-15-20 दिन में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे को सांस लेने में इशू आता है, सो कुछ होते हैं कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होते हैं, सो अस्थमा इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक, बट ओवरऑल आप देखिए कि अगर आपको पहली चीज ये है कि डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं है, और दूसरी बात है कि अगर आपके बच्चे को है तो ठीक है एक्सेप्ट कीजिए ना, और गूगल पे सारी चीजें जो अस्थमा में होती हैं वो आपके बच्चे में हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सो गूगल डायग्नोसिस अगर कर लेता तो फिर हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल वो माइंडसेट है ना सर, और कुछ पेरेंट्स मानना भी नहीं चाहते। सो इट फर्स्ट दिस इज व्हाट आई से, अनलेस यू एक्सेप्ट यू कैन नॉट क्योर। बिल्कुल सर, ठीक है, मुझे कोविड हो नहीं सकता, बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोग निकल गए उससे, बिल्कुल सर, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर साहब हो सकता है कोविड हो, बिकॉज़ आप देखिए जब मैं 2021 में एक टाइम पीरियड आया था, बहुत खराब पीरियड था, बिल्कुल सर, आपके टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, 3-3 दिन तक आपके जो है कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा था, तो अच्छा ये सिम्टम्स हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट ने भी कह दिया था कि प्लीज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स यू कैन जस्ट स्टार्ट व्हाटएवर ट्रीटमेंट व्हाटएवर, बिकॉज़ वो तो सपोर्टिव केयर था, तो हमने भी सब सपोर्टिव केयर दिया। अब आपको लग रहा है तो आपके एक घर पे एक का पॉजिटिव आया है और दूसरे को सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोविड है, अब भाई तुम छोड़ो ना रिपोर्ट को, तो जस्ट गो अहेड एंड ट्रीट, इट विल नॉट हार्म यू इन दैट सेंस कि भाई आपके, लेकिन बहुत लोग थे मुझे कोविड हो नहीं सकता, तो वो जब निकल गए तो शायद कोविड ही था। बिल्कुल सर। सो आई थिंक वो क्योंकि फेज एक्यूट था और वहां पर मरने का डर था, बिल्कुल, तो इसलिए शायद एक्सेप्टेंस थोड़ी आसान थी। यहाँ क्या है कि अस्थमा बच्चा हाफे जाता है और 10 साल तक भी चलता रहता है, बिकॉज आई गेट पेशेंट्स 10-11 साल से हिस्ट्रीज हैं, 13-14 साल का बच्चा है
और पेरेंट्स हाँ ना में ही अटके होते हैं। और सर ये कुछ इससे भी होता है कि फैमिली में अगर किसी को है तो फैमिली अगर है तो इट ऑब्वियसली इज अ सपोर्टिव थिंग। फैमिली हिस्ट्री इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। व्हेन आई सेड कि जब हिस्ट्री लेनी है तो उसमें जरूर होता है। जरूर। ओके। These days lot of parents have nebulizer at home. When should it be used? Not unless you are told by the doctor to use it. Okay, so what is the role of nebulizer? देखिए, पहली चीज को समझिए कि नेबुलाइजर जो है वो दवाई देने के लिए है। ओके, ठीक है। ठीक है। आपको दवाई भाप के फॉर्म में, यानी कि एरोसोल जो होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस फॉर्म में देने के लिए एक नेबुलाइजर होता है। ओके। अब इसमें जरूरत क्या है आपको समझने की। व्हेन आई सेड, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, आई सेड अ लॉट ऑफ स्टीमिंग इज टू बी डन। यस। प्रॉब्लम इज लोग दिमाग लगाते हैं, बच्चा स्टीम लेता है, गर्म होता है, रोता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पानी डाल के दे देता हूँ। यू आर डूइंग मोर हार्म टू द पेशेंट, क्योंकि आप तो उसको ठंडा पानी उसके अंदर और डाल रहे हो। ओके। सो नेबुलाइजर में आपको दवाई देनी है। नाउ कमिंग ऑन टू क्या दवाई देनी है। नाउ बेस्ड ऑन व्हाट योर डॉक्टर रिकमेंड्स यू शुड गिव। सो इट कैन बी स्टेरॉइड, it can be bronchodilators, it could be long acting, it could be the short acting, it could be the combination. जो भी देना है दवाई, लेकिन वो डॉक्टर को डिसाइड करना है। प्रॉब्लम है, मेरे पास नेबुलाइजर है, पिछली बार आपने ये दवाई दी थी, मैंने यही डाल के दे दी। ओके। तो भाई आपने एक तरीके से वही वाली बात है ना, आपने मेडिसिन खुद शुरू कर दी। Right. So that is something which is wrong. So I am kind of a person who say nebulizer रखिए, but use it responsibly. Okay. You know, it's like अगर आप घर पे गन रखते हैं तो इट्स ओके, बट यूज इट रिस्पांसिबली। ये नहीं है ना कि आप बंदूक उठाएंगे सबको किसी को पकड़ना शुरू कर देंगे। यू नो, इट्स लाइक दैट। यस, ठीक है ना। वो वेरी गुड एग्जांपल। वो अभी वो पीछे मूवी आई थी ना, एनिमल मूवी थी। तो ये थोड़ी ना कि मैं गंडासा लूंगा और लेकर सड़क पे चल दूंगा। अगर गंडासा आपने रखना है अपने घर पे रखा हुआ है, हो सकता है जरूरत पड़े किसी चीज को, लकड़ी को तो काटने की कुछ है, तब जरूरत करिए ना। ये थोड़ा ना निकाल कर आप सड़क पे घूमेंगे। Okay, so steam versus nebulizer, what should be used and when? Steam is regular. Okay. Steam should be a part of your life. Okay. आप रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, स्टीम कीजिए ना। बिल्कुल। And steam is a natural thing, and I think हमारे अगर again see, I am an allopathic doctor. Okay. वो अलग चीज है, बट देखिए कुछ चीजें हैं जो हमारी हिस्ट्री में और हमारे कल्चर में पॉजिटिव है। ठीक है, योगा and you know alom vilom, and steam is also a part of it. Yes. तो स्टीम आप ले लीजिए ना, गर्म पानी की भाप लेने में क्या नुकसान हो जाएगा? अच्छा, पानी ही तो है। बिल्कुल। मैंने क्या बोला, उसमें कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं डाला। So when I say steam versus nebulizer, nebulizer is as per what the doctor recommends. Steam is something, just take it. Nobody will ever object to it. Okay. Okay. Any takeaway message, sir? Takeaway message is कि बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलिए मत। That is the most important thing. ठीक है, बच्चों के साथ खेलिए, वजह से उनकी सेहत के साथ। So right from their food habits to their the kind of the junk food which they are eating, उसको हटाइए, healthy food दीजिए बच्चों को, physical खेलना भी बहुत जरूरी है। And most important, any medicine which you give, see हर पेरेंट के पास एक डॉक्टर होता है। मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे सिर्फ फोन पे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, तो कोई आप मेडिसिन बता दीजिए जो हम अभी दे सकते हैं। सो आप, मेरे को वो बच्चे पता है कौन है और उसके अंदर किस क्या चीज हो सकती है, तो हल्का फुल्का हम यूजुअली फोन पे खुद बता देते हैं। सो एंड व्हाट डोज, सो आई थिंक नॉट द एंटीबायोटिक पार्ट, बट इट इज सपोर्टिव है। मान लीजिए अगर आपको किसी को पैरासिटामोल भी देनी है, क्रोसिन देनी है, अगर आप पैरासिटामोल किसी बच्चे को देनी है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए ना कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को इतना वेट है, कितना देना है। आप खुद बच्चे के साथ, बिकॉज रिमेंबर ऑल मेडिसिन्स आर पॉइजन्स, ठीक है, पर उसको एडिक्वेट डोसेज में यूज करें। बोला ना बंदूक है घर पे, उठा के चला के तो वो नहीं करना है। Okay, thank you so much, sir, for giving your time. Thank you, and thank you, viewers, for joining us. I hope you found your answers today. And if you have any question, kindly comment us. And bye-bye, take care, and keep watching Dr. Dad Talk Show.